Assalamu alaikum, dear audience. Welcome to Prospective Teacher. Hopefully, you all are fine and enjoying the blessings of Almighty Allah. Dear audience, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और नया टॉपिक हमारा है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हम सबसे पहले ग्रीक एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ग्रीक एजुकेशन सिस्टम को ही हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले क्यों डिस्कस करेंगे। तो डियर ऑडियंस, आप किसी भी फील्ड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आप इकोनॉमिक्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आप फ़िलासफ़ी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आप सोशियोलॉजी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आप टीचर एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, किस्सा मुख्तसर आप किसी भी कंटेम्प्रेरी लाइफ की फ़ील्ड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे या आपकी जो फील्ड का रेलेवेंट लिटरेचर है, उस लिटरेचर में आप जो एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर्स हैं उनके रेफरेंसेस को कोट करते हैं, आपको उनके रेफरेंसेस को पढ़ना पड़ता है। और आज भी एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर्स की जो रिसर्चेस हैं, उनका जो लिटरेचर है उस पर रिसर्चेस की जा रही हैं, उस पर काम हो रहा है। तो इसी वजह से जो ग्रीक एजुकेशन सिस्टम है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसी सिग्निफिकेंस की बुनियाद पर हमने ग्रीक एजुकेशन सिस्टम को हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले पढ़ना है। तो ग्रीक एजुकेशन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम ग्रीस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, हम यूनान का तारीखी पस मंज़र देखते हैं। तो 2000 BC 2000 कबल मसीह में ग्रीक पेंसुला में कुछ लोग आए जो ख़ुद को हेलेंस कहते थे। अब ये जो हेलेंस थे, अपनी सकाफ़त, अपनी तहज़ीब, अपने मज़हब के एतबार से ये सारे एक जैसे ही लोग थे। इनका यानी कि सकाफ़त सेम थी, इनका कल्चर सेम था, सिविलाइजेशन सेम थे, रिलीजन सेम था, बिलीफ सेम थे, इनके फेथ सेम थे। ये एक ही आप यूँ कह लेंगे रंग व नस्ल के साथ ताल्लुक़ रखते थे। और ये लोग ऐसी जगहों पर आबाद हुए जिन्हें स्टीप वैलीज़ और लार्जर माउंटेन्स ने सेपरेट किया हुआ था। इनके मुख्तलिफ वैलीज़ के अंदर ये लोग आबाद हुए, इन्होंने अपना बसेरा किया। तो ये जिस जगह पर भी जाके एक एक टुकड़ों की सूरत में चूँकि ये आबाद हुए थे, आप यूँ कह लीजिए कि कबीलों की सूरत में ये आबाद हुए थे। तो ये जिस जगह पर जाकर बसेरा करते थे उस जगह को ये सिटी स्टेट का नाम देते थे या इसको पॉलिस कहते थे। अब ये जो सिटी स्टेट या पॉलिस थी, या ये उस एक स्पेसिफिक एरिया का नाम होता था, उस ट्राइब का नाम होता था। तो सिटी स्टेट्स की सूरत में ये आबाद हो गए। अब बात आती है 1200 कबल मसीह तक। 1200 कबल मसीह में ग्रीस में डोरिक एज का आगाज़ हुआ और ये आगाज़ उस वक्त हुआ जब जो प्रिमिटिव ट्राइब्स थे वो शुमाली यूनान यानी कि नॉर्दर्न ग्रीस से पेलोपोनेसिस यानी कि जनूबी यूनान, जिसको जो बाद में स्पार्टा बना या जिसको स्पार्टा कहा जाता है, उन्होंने एक वहाँ पर तहरीक शुरू की। उस तहरीक के नतीजे में जो हेलेंस पीपल थे, जो हेलेनिक पीपल थे, वो हिजरत पर मजबूर हुए, माइग्रेशन पर मजबूर हुए। उनको फोर्स किया गया कि वो यहाँ से माइग्रेट हों और उन्होंने हिजरत करके पेलोपोनेसिस से हिजरत करके वो एजियन सी क्रॉस किया। एजियन सी क्रॉस करके वो एशिया माइनर तक पहुँचे और एशिया माइनर पे जाके बसेरा किया। और पीछे जो चीफ डोरियन कबीला था उसने वहाँ पर एक नई सिटी स्टेट की बुनियाद रखी जिसको स्पार्टा कहा जाता था। और ये स्पार्टा अपने वक़्त की यूनान में दूसरी मजबूत तरीन सिटी स्टेट या पॉलिस थी। पहली जो मजबूत तरीन सिटी स्टेट थी डेट वाज एथेंस, वो एटिका में थी, एटिका की एथेंस थी, वो भी बहुत मजबूत सिटी स्टेट थी। और इसी तरह डोरियन एज का आगाज़ हुआ और ये डोरिक एज 5-6 सदियों तक चलती रही। इसी दौरान यूनान की जो सिटी स्टेट्स थी उनकी पर्शियन अम्पायर के साथ लड़ाइयाँ भी होती रहीं, जंगें भी होती रहीं। पर्शियन अम्पायर इन पे हमले करते थे और इनकी जो लड़ाइयाँ थी वो मुसलसल चलती रही हैं। और इस मुसलसल चलने वाली जो जंग थी उसका इख्तिताम 479 BC 479 कबल मसीह में पर्शियन अम्पायर की ग्रीक स्टेट के हाथों शिकस्त की, जिसको हम प्लेटिया वॉर कहते हैं। प्लेटिया वॉर में जो पर्शियन अम्पायर था उसको शिकस्त हुई और फ़तह हासिल की। जो ग्रीक की जो सिटी स्टेट्स थी उन्होंने फ़तह हासिल की। उसके बाद यूनान की फ़तह के साथ ये वाली जो जंग थी ये ख़त्म हो गई। अब बाकी बच गए दो जो मजबूत
तरीन और जो पावरफुल वहाँ की सिटी स्टेट्स थी, द फर्स्ट वन इज़ एथेंस एंड द सेकंड वन इज़ स्पार्टा। इनकी भी, जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो इसी तरह जो एथेंस और स्पार्टा वाले थे इनके दरमियान भी एक राइवलरी चली। तो एक ये भी इनकी एक बहुत पुरानी राइवलरी थी और ये राइवलरी आखिरकार ख़त्म हुई। इनके दरमियान उस राइवलरी की बुनियाद पे जंगें भी हुई और ये राइवलरी आखिरकार एथेंस की शिकस्त के साथ ख़त्म हुई और एथेंस को 404 BC 404 कबल मसीह में एथेंस को स्पार्टा के हाथों शिकस्त हुई। 371 BC में 371 BC में स्पार्टा के हुक्मरानों ने जो थीब्स था उसको भी अपने ज़ेरे इंतज़ाम कर लिया, उसका भी कंट्रोल हासिल कर लिया। 338 BC 338 कबल मसीह में ग्रीस को मैकडोनियन अम्पायर में शामिल कर लिया गया, मैकडोनियन अम्पायर का हिस्सा बना दिया गया। और 146 BC यानी कि 146 BC में रोमन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो है हेलेनिक सिविलाइजेशन वो मुकम्मल तौर पर अपने इख्तिताम को पहुंच गई। तो ये तो था थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और इन्हीं अदवार से आगे हमने क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड करना है। तो अब हम चलते हैं पीरियड्स ऑफ ग्रीक एजुकेशन की तरफ कि ग्रीक एजुकेशन के मुख्तलिफ अदवार क्या थे। ग्रीक एजुकेशन को हम कॉमनली 3 पीरियड्स में तकसीम करते हैं, 3 अदवार में तकसीम करते हैं। नंबर 1 ओल्ड ग्रीक पीरियड ऑफ ग्रीक एजुकेशन सिस्टम, नंबर 2 न्यू ग्रीक पीरियड ऑफ ग्रीक एजुकेशन सिस्टम एंड नंबर 3 कॉस्मोपॉलिटन पीरियड ऑफ ग्रीक एजुकेशन सिस्टम। पेरिक्लेन से पहले के दौर को हम ओल्ड और बाद के दौर को हम न्यू ग्रीक एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। अब ये जो ओल्ड जो ग्रीक एजुकेशन सिस्टम है, ओल्ड ग्रीक एजुकेशन सिस्टम को हम लोग मज़ीद आगे डिवाइड कर देते हैं 2 पीरियड्स के अंदर, मज़ीद 2 अदवार में हम इसको तकसीम कर देते हैं। जो ओल्ड पीरियड है इसका जो एम्फसिस था वो इनफरादी पहलुओं की बजाय सोशल और जो हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल की जो डेवलपमेंट थी उस पे था। इंडिविजुअल आस्पेक्ट्स को, इंडिविजुअलिस्टिक आस्पेक्ट्स की बजाय ये सोशल और इंस्टीट्यूशनल आस्पेक्ट्स को देखते थे। तो ओल्ड ग्रीक एजुकेशन सिस्टम को भी आगे हमने 2 अदवार में तकसीम किया हुआ है। एक को हम कहते थे होमरिक एज और एक को हम कहते थे हिस्टोरिक पीरियड। अब होमरिक एज और हिस्टोरिक पीरियड ये एथेंस में भी सेम था और स्पार्टा में भी। हम दोनों में देखेंगे, स्पार्टा में होमरिक एज में एजुकेशन सिस्टम कैसा था और एथेंस में होमरिक एज में एजुकेशन सिस्टम कैसा था, एज वेल एज हम जो हिस्टोरिक पीरियड था, जो ओल्ड ग्रीक एजुकेशन पीरियड का जो सब पीरियड था उसी के अंदर जो दौर आता है हिस्टोरिक पीरियड और होमरिक एज। होमरिक एज पहला था और हिस्टोरिक पीरियड है जो वो दूसरा था। जो हिस्टोरिक पीरियड है, हिस्टोरिक पीरियड को भी हम देखेंगे। स्पार्टा में हिस्टोरिक जो पीरियड ऑफ एजुकेशन ग्रीक एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था और एथेंस में हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ग्रीक एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओल्ड ग्रीक एजुकेशन सिस्टम था उसमें होमरिक पीरियड भी आ जाता है और उसके अंदर हिस्टोरिक पीरियड भी आ जाता है। इन दोनों का एम्फसिस इनफरादी जो नशोनुमा थी, उस जो इंडिविजुअलिस्टिक आस्पेक्ट थे उसकी बजाय सोशल और इंस्टीट्यूशनल आस्पेक्ट्स पे इसका ज़्यादा फोकस था। उसके बाद जो न्यू पीरियड ऑफ ग्रीक एजुकेशन था इसको भी हम 2 हिस्सों में ही तकसीम करते हैं। एक को हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं और दूसरे को हम ग्रीक एजुकेशनिस्ट की थियरिस्ट या ग्रीक एजुकेशनल थियरिस्ट का पीरियड कहते हैं। अब ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है इसमें तालीमी, मजहबी, इखलाकी ख़यालात में ट्रांजिशन हुई थी, जबकि जो दूसरा हमारे पास इसका पीरियड है जिसको हम ग्रीक एजुकेशनल थियरिस्ट कहते हैं, ये वाला जो दौर है, दूसरा दौर मकदूनिया के दौरे हुकूमत से लेकर जो रोमन कॉन्क्वेस्ट था यानी कि रोम की फतह तक चला और मुख्तलिफ इसके अंदर फ़िलोसॉफ़िकल जो थॉट्स थे वो इमर्ज हुए। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर हम इन दोनों अदवार को देखेंगे, ओल्ड ग्रीक एज को देखेंगे और उसके बाद फिर हम
न्यू ग्रीक एज को देखेंगे और आफ्टर रोमन कॉन्क्वेस्ट हम देखेंगे कि कॉस्मो जो हमने पढ़ा था कि कॉस्मोपॉलिटिकल जो पीरियड था वो या कॉस्मोपॉलिटन जो पीरियड था वो कैसा था, उसको हम देखेंगे। वो रोमन कॉन्क्वेस्ट के बाद आया था। तो इन वीडियोस हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी वो इन मुख्तलिफ अदवार पर होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।